तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से के अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल पे मैं आपके डाउट रेगुलरली सॉल्व करता रहूँगा। आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस रेगुलरली इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक बूस्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि हो सके, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड थे उनका जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। साथ में ही वो स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए थे। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ डिफरेंट रेज, ठीक है, जिसके अंदर एक विजिबल लाइट का एक छोटा सा पोर्शन भी आता है। रेज कौन कौन सी हैं? यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, ये डिफरेंट टाइप की। तो रदरफोर्ड सर उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि नील बोर्स आए थे और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं, ये कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रोटेट करेंगे। कहाँ रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स? कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर ही रोटेट करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने ऑर्बिट्स के नाम दिए बेटा स्टूडेंट्स, के, एल, एम, एन शेल्स। हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा था 2, 8, 8, 18, 18, 36। तो वो चीज़ किसने दी थी? बोहर्स, नील बोहर सर ने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए। ये टॉपिक बार बार आता है आपके नीट एग्ज़ाम्स में, आईआईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। तो स्टूडेंट, जो पहली बात जो नील्स बोर ने की थी वो ये थी कि एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? रदरफोर्ड सर ने कही थी। और रदरफोर्ड सर की ही बात नील्स बोर ने भी रिपीट की। उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, वहाँ पे होते हैं। सेकंड पॉइंट जो नील बोर सर ने कहा था, दैट इज जो ऑर्बिट्स थी। ऑर्बिट्स कौन कौन सी? ऐसे मान लो जो ये ऑर्बिट्स थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। वहीं रदरफोर्ड सर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हुए नील्स बोर सर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर revolving around the nucleus will revolve in some special orbits only। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही ये रिवॉल्व करेंगे, मतलब जो इसके चारों तरफ घूमेंगे। ये बात समझ में आई सबको? उन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा कि एटम
के सेंटर, एक सेंटर होता है एटम के अंदर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, जो रदरफोर्ड सर ने कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर ही रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, दीज ऑर्बिट्स आर, इसी में लिख लेते हैं, दीज ऑर्बिट्स हैव इक्वल एनर्जी, इक्वल नहीं बोलेंगे, फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो भी सेम रहेगी। वो भी क्या रहेगी? फिक्स्ड वेलोसिटी। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ये बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं इन जो ऑर्बिट्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, वो क्या होंगे, उसकी उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी फिक्स्ड वेलोसिटी से ही चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई? डाउट नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए पहले। जो थर्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि एक डिस्क्रीट वैल्यू, कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ओके, तो क्या बोल रहे हैं वो देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in only those orbits for which, अब एक वर्ड लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम, अभी सीखेंगे इस वर्ड को। एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h upon 2 pi। h क्या है यहाँ पे? h है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने एक कांस्टेंट दिया था h, जिसका वैल्यू होता है 0.6 10⁻⁻34। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जो इन ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके मल्टीपल में होगा? h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जैसे पहला ऑर्बिट है, तो यहाँ पे पहले ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? h अपॉन 2 पाई। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 3h अपॉन 2 पाई। बात समझ में आई?
जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? वो मल्टीपल होगा किसके? h/2π के। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन को। वो क्या कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देख लो इसको ध्यान से और उतार लो। अभी आपको एक वर्ड दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम, दिख रहा है? चलो इसको समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हमने एक मोमेंटम तो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है। क्या पढ़ा है मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को हमने P से डिनोट किया था और हमने लिखा था दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर नाम एक अलग आ रहा है अपने पास, है ना? देखो एंगुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? इस तरफ टेंजेंशियल होगी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। अगर यहाँ पे होगा कोई एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बात समझ में आई? लेकिन ये हर सेकंड अपनी क्या कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? चेंज कर रहा है। अब चेंज करने के लिए सेंटर से यहां तक की कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? L से। एंगुलर मोमेंटम उसकी रेडियस कितनी है? इन तीनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्या आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आया स्टूडेंट्स? जब भी कोई चीज़ रोटेट करेगी, ठीक है, तो वो हर सेकंड अपनी क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज करेगी। हर सेकंड क्या करेगी स्टूडेंट्स? डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? डायरेक्शन चेंज करेगी, तो वो डायरेक्शन हम कैसे उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? दैट इज mvr। वो कॉस्ट प्रोडक्ट करके वो होता है, वो आपको फिजिक्स के अंदर मैं कवर कर लूँगा। ओके, अभी आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? तो मुझे एक बात बताओ, अब देखो यहाँ से क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ दोनों को? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? किसके मल्टीपल में है? h/2π। मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ L इज इक्वल्स टू NH/2π। n क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन सा नंबर पे आ रहा है ऑर्बिट? फर्स्ट पे है तो मैंने लिखा था h/2π, सेकंड पे तो मैंने लिखा 2h/2π, 3 पे लिखा तो मैंने 3h/2π। अगर n हो तो NH/2π। अब मैं इन दोनों को देखो ज़रा ध्यान से, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। दोनों को कंपेयर किया, L दोनों में इक्वल है, मतलब क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? NH/2π इज इक्वल्स टू mvr। यस और नो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे कई बार अपन चूक कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है अपने से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उतार लो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में फिर से आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। हर बार इससे IIT नीट के अंदर क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो अपन पढ़ते हैं अभी।
उन्होंने फोर्थ चीज़ क्या कही, उन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वाइल एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and nucleus provides centripetal force। क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। चलो, यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक वर्ड दिख रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? जब भी कोई दो चार्ज पास पास में हो। जब भी क्या हो स्टूडेंट्स? कोई दो चार्ज पास में हो। मान लो कि यहाँ पे कोई दो चार्ज रखे हुए हैं। अब इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट करे या फिर रिवॉल्व करे, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे तो वो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स एग्जीक्यूट करता है। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो सन है। क्या है? सन है। यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ क्या कर रहा है? सन की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम उसका ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। अर्थ भी क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों ही वर्ड समझ में आ गए होंगे सबको? ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स आप फिजिक्स के अंदर पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यही बात यहां पे आ रही है समझ में। अब मैं फोर्स ड्यू टू द ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, आगे आएगा तुम्हारे। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ज़रा इस फॉर्मूले को देखते हैं कि ये बना कैसे। मान लो यहाँ पे कोई दो फोर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दो फोर्स हैं। अब दो फोर्स हैं तो इनके ऊपर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर और इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, दैट इज R। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे। वो ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0। Q1 Q2 इन दोनों का मल्टीपल अपॉन R स्क्वायर। हमें ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ? ग्रेविटेशन क्लास 9th के अंदर। उसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। याद आया? याद आया सबको? ये जहाँ पे G का वैल्यू हम कांस्टेंट रखते थे क्लास 9th के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया अपने पास। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स सारे, आज बिल्कुल ध्यान से करने हैं, याद रखने हैं इनको। ठीक है। एंड द सेकेंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। mv² अपॉन r, r स्क्वायर, सॉरी।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको। अब ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, मतलब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ज़रा मुझे देख के बताना। यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया mv² इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? यहां तक कोई डाउट है किसी को स्टूडेंट्स? नील बोर सर ने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं while revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit, an electron neither gain nor lose एनर्जी। उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ना ही एनर्जी को लूज करेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अभी यहां पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे जनरल नॉलेज के लिए कि जो बोहर थे उन्होंने इन ऑर्बिट्स को एक नया नाम दिया, गिव्स अ नेम टू ऑर्बिट्स। उन्होंने ऑर्बिट्स को एक अलग नाम दिया। उन्होंने उन ऑर्बिट्स को क्या कहा, उन्होंने उन ऑर्बिट्स को जो मतलब वो ऑर्बिट की जो एनर्जी है, उन्होंने उसको कहा स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। बात समझ में आई? स्टेशनरी का मतलब है कि रुका हुआ है, फिक्स्ड है। एनर्जी मतलब कोई एनर्जी गेन ना तो गेन करेगा ना ही लूज करेगा। ठीक है, वो ऑर्बिट्स कौन कौन सी थी? ऑर्बिट्स की जगह लेवल्स लिख लेना। ओके, लेवल्स कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 जो उन्होंने दी थी। ठीक है, उन्होंने इससे एनर्जी का मतलब हर एक लेवल का उन्होंने एनर्जी निकाल दी। उन्होंने फॉर्मूला दिया, दैट इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n², और उसकी यूनिट थी EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे Z क्या है? Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और N क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अब सोचने वाली बात यहां ये आती है कि एनर्जी की यूनिट हमने पढ़ी है जूल। एनर्जी की यूनिट हमने क्या पढ़ी है? जूल। लेकिन वो क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी? एनर्जी हमने हमेशा जूल, उसकी यूनिट जूल ही पढ़ी है। तो यहाँ पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चेंज करना हो कभी, यहां से चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स।
एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूनिट क्या है उसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उन्होंने फॉर्मूला दिया, किन्होंने दिया, नील्स बोर ने। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात यहां तक सबको चैप्टर समझ में आ रहा है अभी तक? नील एटॉमिक मॉडल समझ में आ रहा है बोर का? नोट इट डाउन। ने कहा कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ना तो वो कोई एनर्जी को गेन करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, ना ही एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन थोड़ा उसको ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेज एंड absorb energy while it jumps from one orbit to another। पहले मैंने क्या लिखा था कि पहले मैंने लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइदर गेन्स नॉर लूज एनर्जी, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ वो उसी शेल के अंदर रोटेट कर रहा था। मतलब अगर फर्स्ट जो ऑर्बिट है अगर उसका इलेक्ट्रॉन है तो जब तक अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा है तो वो कोई ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को लूज करेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके सेकंड ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि एनर्जी को रिलीज करे या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। बात समझ में आई? अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर लूज नहीं करेगा, लेकिन जब वो जंप करता है किसी दूसरे ऑर्बिट के अंदर तो वो एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ये बात समझ में आई? दोनों में पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आया सबको? तो स्टूडेंट्स चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नील्स बोर सर ने इसका फॉर्मूला दिया कि जो एनर्जी जो चेंज होगी दैट इज, इसकी कुछ एनर्जी थी, मान लो E1 थी, इसकी E2 थी, ठीक है। तो वो E1 से E2 में गया तो मैं क्या लिखूंगा, E2 माइनस E1। बात समझ में आई? दैट इज डेल्टा E, वो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। E2 माइनस E1 2.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर which is equals to delta E change in energy is equals to क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डबल स्टार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार आया है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, ध्यान से नोट इट डाउन। एक उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला कि किसी भी एटम का अगर आपको रेडियस निकालना है तो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया 0.529 n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 0.529 n स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये क्या था? रेडियस का फॉर्मूला। और ये किसके अंदर आती है? इसकी यूनिट क्या थी? एनेस्ट्रॉम। एनेस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10। ओके, ये रेडियस का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। कि नील्स बोर सर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा डिफाइन किया था। स्पेक्ट्रम मैंने पहले भी बताया क्या होता है।
अ बैंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। रेज कौन कौन सी हो गई? यूवी रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज, विजिबल रेज। विजिबल के अंदर हमने क्लास 10th के अंदर हमने 7 टाइप की एक बैंड पढ़ा था, ठीक है, अ बैंड ऑफ 7 कलर्स हम बोल रहे थे। लेकिन स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है दैट इज अ बैंड ऑफ लाइट तो है ही, अ बैंड ऑफ रेज तो है ही, अब उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट होता है विजिबल का, दैट इज 7 कलर्स जो हमने विबग्योर के नाम से पढ़े थे, ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, दैट इज Hc अपॉन लैम्डा। किसी भी रेस को अगर हमको फाइंड करना है तो हमको उसकी वेवलेंथ निकालनी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कि वो कितना दूर ट्रेवल कर सकता है, इस चीज को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है कि वो कितना दूर ट्रेवल कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रेस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं डेल्टा E की जगह लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन, यहां तो समझ में आया। अब मैं Hc को क्या कर रहा हूं, नीचे भेज रहा हूं। ये समझ में आया यहां पे फॉर्मूला आपको। अब यहां पे ये जो चीज है ये सारी कांस्टेंट है। H क्या है यहां पे? H है यहां पे बेटा प्लैंक कांस्टेंट वापस से, और C यहां पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको दिख रहा है सभी वैल्यूज हैं, सभी नंबर्स होंगे, उनका एक वैल्यू निकला जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, आप जैसा उसको प्रोनाउंस करना चाहें। यहां से ये फॉर्मूला निकला, यहां पे स्टूडेंट्स R इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁻⁷। आपको गिवन होता है, याद रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं कुछ खास, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आप वेवलेंथ वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, अभी मैं वो टेबल बना लेता हूँ, ये नोट कर लो। उसकी लिमिटेशंस देखते हैं बोर्स मॉडल्स की। पहली लिमिटेशन क्या कहती है? पहले जितने भी कैलकुलेशंस बोहर सर ने दिए हैं, द कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेज they are valid for हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही
वो सब फॉलो होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, मतलब उनके जो शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पूरे एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तभी ये कैलकुलेशंस क्या हैं, ये प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन जो नील बोहर्स ने दी हैं वो कैलकुलेशन में अप डाउन्स हो रहे हैं, परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। तो पहला लिमिटेशन समझ में आ गया। सेकंड लिमिटेशन जो है दैट इज ही कुडंट एक्सप्लेन मल्टीपल, ही could not explain multiple spectrum। मल्टीपल स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके। मल्टीपल स्पेक्ट्रम मतलब एक स्पेक्ट्रम तो होता है कि सिर्फ एक ही जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में भाग जाए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो इधर कि यहाँ पे मान लो कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएं, बाहर जंप कर जाएं। इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीपल स्पेक्ट्रम। तो जो नील बोहर थे वो मल्टीपल स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। बात समझ में आई? थर्ड, सेम, ही कुडंट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। HUP को नहीं वो बता पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी वो समझा नहीं पाए थे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फोर्थ, ही कुडंट एक्सप्लेन द ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स हैं, स्टार्क इफेक्ट, वो इन दोनों को भी नहीं समझा पाए। फिफ्थ, he couldn't explain dual nature of particle, जिसको बाद में डी ब्रोगली सर ने समझाया था, डुअल नेचर ऑफ अ पार्टिकल, वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। पार्टिकल रेडिएशंस, वो इसको भी नहीं समझा पाए थे। तो स्टूडेंट्स ये है आपका नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा।